हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 1 द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता। ये एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक है जो हिंदी मीडियम के लिए बहुत उपयोगी है। अध्याय फर्स्ट है जीव जगत। अध्याय सेकंड में पढ़ेंगे हम जीव जगत का वर्गीकरण। अध्याय थर्ड में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और अध्याय 4 में पढ़ेंगे प्राणी जगत। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से बड़ा भरा हुआ है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीव के बीच अंतर आसानी से कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे समुद्र, वायु, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद स्थापित किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसामान्य विशेषताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भगाने के भाव पर आधारित था। सजीव का वर्णन जिनमें मानव भी शामिल था मानव इतिहास में काफ़ी बाद में आरंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मनोउद्भव विज्ञान में संलग्न थे वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीय विज्ञान एवं स्मरण किए विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीव द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबद्ध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिवेश, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पात्रों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मेयर, इनका जन्म 1904 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 2004 में। अर्नेस्ट मेयर का बायोग्राफी, इनका जीवन परिचय। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20वीं सदी का डार्विन किन्हें कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संख्या में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगस्टियस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किए। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकृत जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जात विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्ग की परिभाषा को अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में इनको मिला था बाल जॉन प्राइज, 1998 में मिला था जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में मिला था कैरा फूड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। अध्याय फर्स्ट जीव जगत। जीव जगत में पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता, वर्गीय संवर्ग। जीव जगत कैसा निराला है। जीव के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। अतः वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थलीय अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव निवास करते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी साल की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा
यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने की कोशिश करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कोशिश करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर न देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत ही किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व शार्क भी हो सकते हैं। आपके आसपास ही बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप अपने आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत ही बड़ी संख्या तथा उसमें किस्में दिखाई पड़ेगी। यानी यदि आप बड़े जंगल में जाएंगे तो आपको जीवों की बहुत ही बड़ी संख्या तथा उसकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जात स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्ल्ड स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हमें इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें ये स्मरण रखना चाहिए जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्र को खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकल नेम। एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे वो उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीव का वर्णन सही हो और हम ये जानते हों कि ये नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों यानी एनिमल्स का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICBN ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की ये गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से बता सकें। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीव के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जात संकेत पद। जीनस और स्पीशीज एपिथेट। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के घटक होते हैं उसे द्विपद नाम कहते हैं, पद्धति कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इस नामकरण प्रणाली को कैरोल लिनियस ने सुझाया था।
द्विपद नाम पद्धति किसने सुझाया था? कैरोल लिनियस ने। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। इसका प्रयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तब आप ये देख सकते हैं कि ये नाम कैसे द्विपद हैं। इस नाम में मैंगीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जात संकेत है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंशनाम, जिन्हें जीनस कहते हैं, जबकि दूसरा शब्द जात संकेत पद होता है, जैसे मैंगीफेरा और इंडिका। मैंगीफेरा जो होता है ये वंशनाम होता है, और इंडिका जो होता है स्पीशीज एपिथेट मीन्स जात संकेत होता है। मैंगीफेरा लिखेंगे, उसके बाद में सबसे पहला अक्षर जो होगा मैंगीफेरा का M कैपिटल में होगा, और इसको मैंगीफेरा लिखेंगे और नीचे डैश लगाएंगे। फिर I इंडिका स्मॉल में होगा पूरा, इसको तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, फिर नीचे डैश लगाया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा दोनों को अलग अलग। जबकि नाम को जब हाथों से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। ये रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वे बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जात संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंगीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जात संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसे उदाहरण के लिए आम का मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसका अर्थ है सबसे पहले इस स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृढ़ गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ता के विषय में सोचते हो तो आपका मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है। अस्पष्टता आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो कि स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाएं कान और शरीर में बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूँ के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूँ का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधा, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इस वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा हैं, गेहूँ भी एक टेक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टेक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान
वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीय विज्ञान के आधार हैं। वर्गीय कोई नई प्रक्रम नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने की कोशिश करता रहा है, विशेष रूप से उसके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदिमानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन को इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द का शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों के नियमित व्यवस्था में रखना। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया। वर्गीय संवर्ग। वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समान वर्गीय व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीय संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में ये एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीय संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिनमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संध पाद टांगें होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीय अध्ययन के समान संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, आर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जात स्पीशीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्ग में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा इसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। ये समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीशीज जात। वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उसके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंगिफेरा इंडिका आम, सोलनम ट्यूबरसम आड़ू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों से इंडिका, ट्यूबरसम तथा लियो जात संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंगिफेरा, सोलनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं। ये टेक्सा अथवा संवर्ग का निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जात संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हों को दिखाते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, पैंथेरा में एक अन्य जात संकेत पद है जिसे टाइगरिस कहते हैं। सोलनम वंश में नाइग्रम, मेलेंजना भी आते हैं। मानव की जात सेपियंस है जो होमो वंश में आता है। इसका मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण
अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलनम वंश में आती हैं। शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथर पार्डस, राफ पैंथर टाइग्रिस, जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। कुल फैमिली। अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण एग्जाम्पल, पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। कुल गण आर्डर। आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षण पर आधारित है। पराया, गण तथा अन्य उच्चारण वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षण के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनो, वोल्व्यूलेसी, सोलनेसी के पॉलिसोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। वर्ग क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग, जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठीय रज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया। जगत किंगडम। जंतु के वर्गीय जगत तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन को सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज को से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग हैं। यद्यपि वर्गीय वैज्ञानियों ने इन्हें पदानुक्रम उपसंवर्ग भी बताया है। इसमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने की सुविधा है। जगत आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीय संवर्ग। जगत किंगडम, देन फाइलम संघ या भाग डिवीजन, वर्ग क्लास, गण आर्डर, उसके बाद में कुल, वंश जात।
चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्थिति से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा, उनके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर उनके अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीव जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्ग को दिखाया गया है। इसमें से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चार्ट। सामान्य नाम, मानव का सामान्य नाम, मानव सामान्य नाम है। जैविक नाम इसका है होमोसेपियंस। मानव का वंश जो है होमो है। कुल होमोनिडी, गण प्राइमेट और वर्ग मेमेलिया, संघ कार्डेटा। घरेलू मक्खी को जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका। इसको वंश मस्का में रखा गया है। कुल म्यू सीडी है। गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा और संघ आर्थ्रोपोडा। आम को मैंगीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा वंश है। एनाकार्डियसी कुल है। गण सेंडेल्स, वर्ग डाइकोटिलिडनी और डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। गेहूँ ट्रेटिकम एस्टुअम, जैविक नाम है वंश ट्रेटिकम और कुल प्योसी एंड गण पोएल्स, वर्ग मोनोकार्डिलिडनी और डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। सारांश: जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों को पहचान तथा उसका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या ज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज़, शरीर, क्रियात्मक तथा आकारिकीय लक्षण के कारण हमने जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियम तथा सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीय अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान तथा नामकरण। वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप में अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया। समरूपता तथा विभिन्नता के आधार पर मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, दिया गया है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीय संवर्ग तथा टेक्सा कहते हैं। ये सभी वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।